नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आज की हमारी बहस सिस्टम पर है। सिस्टम उस चिड़िया का नाम है जो कई लोगों से मिलकर बनता है। इसमें नेता होते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक होते हैं, छोटे से बड़े ऑफिसर भी होते हैं और हम और आप भी होते हैं, यानी पब्लिक भी होती है। सिस्टम दौड़ता है तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है, सिस्टम सड़ता है तो उसके लिए भी हर कोई जिम्मेदार होता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर जो हंगामा मचा उसके बारे में आपको पता ही है। हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर तैयार थे कि आदेश हो तो सारे मकान गिराकर अतिक्रमण मिटा दें। करीब 4000 मकान हैं यहाँ, जहां रहने वाले 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, नाइंसाफी से बता रहे हैं, अवैध कब्जे से इंकार कर रहे हैं और दिल्ली से लेकर हैदराबाद और हैदराबाद से लेकर श्रीनगर तक के नेता इन्हें लगातार हवा दे रहे हैं। इस बुलडोजर एक्शन को मजहबी रंग दे रहे हैं क्योंकि जिन लोगों को बेघर होना था या होना है उसमें से ज्यादातर लोग एक ही मजहब के हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर एक्शन को होल्ड कर दिया। उत्तराखंड सरकार और रेलवेज को नोटिस दे दिया और कहा कि पहले इन लोगों के रहने का कोई बंदोबस्त करो, उसके बाद तोड़फोड़ करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानवता भी कोई चीज होती है, आप रातों रात लोगों को हटा नहीं सकते, इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। और एक पॉइंट ये भी कहा कि अब इस जमीन पर और अतिक्रमण ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। मैं इस बहस को इस आखिरी पॉइंट से भी आगे लेकर जाऊंगी कि ये अतिक्रमण हुआ ही क्यों था। जिन्होंने घर बनाए उन्हें नहीं पता था कि जमीन झंझट की है। जिसकी जमीन थी यानी रेलवेज, उसके अफसर क्या कर रहे थे? गफूर बस्ती में जब उत्तराखंड सरकार ने अपने स्कूल दफ्तर बना दिए तब नहीं सोचा कि दूसरे की जमीन पर बना रहे। और लोकल नेताओं को तो पता होगा ना कि जमीन किसकी है, तो फिर उन्होंने क्या इसीलिए ये अतिक्रमण हो जाने दिया कि चलो ये लोग अपना ही वोट बैंक बनेंगे? तो क्या सोच रही? आपको ये भी बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी की जीत या हार नहीं है। 7 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अर्थ समझने की जरूरत है। आपको कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, पूरे मायने और इस पर जो सियासत हुई है उसी पर ठोकेंगे ताल। लेकिन जल्दी से ये टीजर रिपोर्ट देखिए आप। हमने जो है रेलवे की जगह में कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया गया है। सरकारी आदेशों के मुताबिक सरकारी पट्टों के हिसाब से रह रहे हैं। मेरे हाथ में जो है पेपर है, नोटिस जारी होना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि ये लोग जिनकी जमीन थी, इनको अगर इन लोगों ने हाईकोर्ट अपनी बात रखी होती तो आज ये हम लोगों को सड़क पर नहीं आना पड़ता। ये मासूम बच्चे हैं, ये लोग हैं, ईमानदारी से काम होना चाहिए। ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे, इनके सर से छत छीन लेना ये कौन सी इंसानियत की बात है? बीजेपी का बहुत पुराना प्लान है और जो पीडीपी बार बार कहती आई है कि यहाँ इस्राइल की पॉलिसी चलाना चाहिए। 7 दिन के अंदर इस तरह से आप घर, स्कूल, कॉलेजेस को नहीं तोड़ सकते। इसका कुछ ना कुछ तो बीच का उपाय निकालना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। हम स्वागत करते हैं इस निर्णय का। सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो लोगों को इंसाफ दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि आगे कोई भी जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे ही हक में आएगा। न्यायालय में पूरा भरोसा था। वो तो एक प्रदेश सरकार की कई पैरवी में कमी रही थी, लेकिन हमारे हक में फैसला यही चाहता है कि सरकारों को संविधान से बंध कर चलना होता है। शपथ उन्होंने संविधान की ली होती है, उसमें नहीं देखा जाता कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का है। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कलीमुल हफीज हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम के दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी हमारे साथ हैं। आपको स्क्रीन पर जुनेद हारिस नजर आ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ गरिमा दसोनी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल, कलीमुल हफीज, फैसले पर क्या कहेंगे आप? नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और उन्होंने ह्यूमन ग्राउंड पर यह फैसला लिया। और ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार है, जो हाई कोर्ट के आड़ में खेल रही थी, आज वो नाकाम हुई। और उसके प्रवक्ता जो बहुत एग्रेसिवली ये परसू कर रहे थे टीवी पे बैठ के कि 50,000 लोग बेघर हो जाएं, आज उनके अरमानों पर पानी फिर गया। और वो हिंदुस्तान में वो लोकतंत्र जीता, वो न्यायतंत्र जीता। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 चीजों को पॉइंट आउट किया। एक ये कि क्या आप 7 दिन में इतनी कड़कड़ाती ठंड में 50,000 लोगों को बेघर कर देंगे? आपके पास कोई रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं है। दूसरी बात,
उन्होंने कहा वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा के करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप वर्केबल एग्रीमेंट करिए, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है उनके साथ अलग अरेंजमेंट करिए, जो अनऑथराइज्ड हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लेकर आइए। नहीं, ये जो भी आपने कहा हाईकोर्ट की आड़ में कांग्रेस और बीजेपी, सर पॉलिटिक्स पर बाद में जाइएगा। अभी ये जो आपने कहा कि बीजेपी हाईकोर्ट की आड़ में टारगेट कर रही थी, पॉलिटिक्स कर रही थी, तो इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं, हाईकोर्ट का फैसला आपको, हाईकोर्ट के फैसले में बीजेपी मैनिपुलेट कर रही थी। देखिए, इस तरह से मैनिपुलेट कर रही थी कि पहले से कांग्रेस ने लटकाया, रेगुलाइज नहीं किया, अब भारतीय जनता पार्टी उसे जुल्म करते हुए उनको बेघर करना चाहती थी। जबकि सेम केस दिल्ली में कांग्रेस के जख्म को भारतीय जनता पार्टी ने रेगुलाइज किया। तो जब आप दिल्ली में 1739 कॉलोनी रेगुलाइज कर सकते हो तो फिर उत्तराखंड की क्यों नहीं? क्या वो भारतवासी नहीं है? तो इसलिए ये जो नहीं, दोनों मैं हैं, ये नहीं समझ पाई सर, आपने हाईकोर्ट की आड़ में जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और दोनों नाकाम हुए। सर सुनिए ना, हाईकोर्ट की आड़ में जैसे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। मैंने इसलिए कहा चूंकि ये मामला जो था वो रेलवे भी कर सकता था अरेंजमेंट, उनके साथ प्लान, कोई वर्केबल एग्रीमेंट कर सकता था जो केंद्र सरकार की बीजेपी है, क्या कर सकता और राज्य सरकार भी कर सकती है। है वर्केबल एग्रीमेंट। मैं आपसे, मेरा सवाल जो है उसका लेना देना उससे नहीं है। मैं ये कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्वास है क्योंकि आपको सूट करता है। हाईकोर्ट का फैसला आपको सूट नहीं करता था तो इसलिए हाईकोर्ट के फैसले की आड़ में था। आप इतने सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। नहीं, मैं सिलेक्टिव नहीं हूँ। हाई कोर्ट में बहुत सारी चीजें और तथ्य उनके सामने रखे नहीं गए थे उनके डिसीजन देते वक्त। आज सुप्रीम कोर्ट में तथ्य रखे गए इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, लेकिन इसमें सारी कमी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आड़ में वो चाहती थी कि अल्पसंख्यकों पे जुल्म हो और ये बेघर हो। आपको पता है आप हाईकोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, हाईकोर्ट की आड़ में शब्द का मतलब क्या है? आप अदालत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सर। हाईकोर्ट की आड़ में क्या होता है सर? आड़ का मतलब यह है कि सरकार ने पैरवी नहीं की पूरी तरह से हाईकोर्ट में, सरकार ने पैरवी नहीं की सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आप अदालत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी या सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अदालतें भी मैनिपुलेटेड है, आप ये कहना चाह रहे हैं अजय आलोक? मैडम आप गलत। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, आपने 4 बार कह दिया हाईकोर्ट की आड़ में, हाईकोर्ट की आड़ में। मैं कह रहा हूँ पार्टियां गलत, अजय आलोक पार्टियां कर रही है गलत इस्तेमाल। नहीं, मैं गलत इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ सर, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक सेटअप में यकीन रखती हूँ और अदालतों पर भरोसा करती हूँ। आप किसी से नाराज हो सकते हैं, खफा हो सकते हैं, उस अदालत के फैसले को ऊपर जाके चैलेंज कीजिए जैसे यहाँ पे हुआ, लेकिन आप डिबेट में ही हाईकोर्ट की आड़ में, हाईकोर्ट की आड़ में सर आप तो पॉलिटिकल बता रहे हैं अदालत को। जवाब लीजिए अजय आलोक। देखिए अदिति जी, हम लोगों ने कल भी इस पे डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि मानवीय आधार पे अभी ठंड बहुत है, 1-1.5 महीने के लिए इसको स्थगित किया जा सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे लगाया है, कोई आदेश नहीं दिया है। कलीमुल साहब को यह पता होना चाहिए कि आदेश और स्टे में बहुत अंतर होता है। नोटिसें जारी की गई हैं रेलवे को, नोटिसें जारी की गई हैं उत्तराखंड सरकार को कि अपना अपना पक्ष रखिए। तो जब पक्ष रखेंगे तो ये तो साफ है कि 29 एकड़ जमीन रेलवे की है जिसको अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आएगा तब छाती ठोकिएगा। आज जो मैं कल मना रहा था आज वो हुआ कि इतनी ठंड में उन 50,000 4,000 परिवार जो हैं वो कितना भी हैं, अगर हो जिसमें से कितने हिंदुस्तानी हैं अब ये भी पता लगेगा। जब जांच होगी तो हर तरह से जांच होगी ना, तब देखता हूं कि कितना चिल्लाएंगे। अब तो जांच हो रही है, जब जांच होगी अनाधिकृत है तो अनाधिकृत रहेगी। अब रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम और ये प्रोग्राम हो तो बात की बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन क्या देता है। मेरे अरमानों का नहीं, मैं आपकी तरह राजनीतिक रोटी नहीं सेकता हूं। आप लोग को उन लोगों की चिंता नहीं थी, आपको बस देश में माहौल खराब करने की चिंता थी। तभी कल AIMM के प्रवक्ता इसको इजराइल और पैलेस्टीन से जोड़ने लगे थे। कोई इसमें महबूबा मुफ्ती के पास चला गया था। कल के डायलॉग्स आपको याद होंगे अदिति जी, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक, एक जल्दी से मैं सवाल लेना चाहती हूं। 4 मंदिर भी टूट रहे हैं। ठीक, विशाल पांडे से, मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, आप देख रहे हैं कि अभी भी ये सियासत थम नहीं रही है, लेकिन अगर कोर्ट के बड़े ऑब्जर्वेशंस की बात यहां पर की जाए, कोर्ट ने जो बड़ी बातें कही, एक बार फिर से दर्शकों को सरल भाषा में आप बता दीजिए कि ना इसमें किसी की जीत है ना इसमें किसी की हार है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है
यानी जो यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश तुरंत दिए गए थे, बलपूर्वक लोगों को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था, उस पर स्टे लगाया गया है और अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि रातों रात 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता है, मानवीय पहलू पर भी विचार करना चाहिए और पुनर्वास पर भी विचार किया जाना चाहिए, उसका भी प्लान तैयार करना चाहिए। जब यहाँ ग्राउंड जीरो पर हम हल्द्वानी में पहुंचे और अलग अलग लोगों से बातचीत की तो रेलवे का जितनी भी जमीन यहाँ पर अगल बगल में है, अधिकतर जमीन पर लोगों का कब्जा यहाँ पर दिखाई पड़ा, झुग्गियां बनी हुई हैं। हालांकि झुग्गियों के आगे जहां से पक्के मकान की शुरुआत होती है, उन पक्के मकानों का कुछ लोगों के पास रजिस्ट्री है, कुछ लोगों के पास कागज नहीं है, कुछ लोगों ने हाउस टैक्स जमा किए हैं, कई लोगों का बिजली का बिल भी वहां पर आता है। तो ये तमाम ऐसे प्रमाण के तौर पर स्थानीय लोगों ने ये कागज दिखाए भी और कोर्ट में पेश करने का भी दावा इन लोगों ने किया है। लेकिन अदिति, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर अतिक्रमण हुआ तो ये कोई 1 साल 2 साल 10 साल की घटना नहीं है, ये हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी क्लैरिटी के लिए आप ये बता दीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कई ये बात कही कि कब्जा अवैध क्यों ना हो, उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए, क्या कहा कोर्ट ने उस संदर्भ में? देखिए अदिति, फिलहाल इस संदर्भ में ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं आया है कि बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि अभी इस पर आगे 7 फरवरी को सुनवाई होनी है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है जो अभी यहां पर हटाना था, अतिक्रमण हटाना था या लोगों का घर खाली कराना था, उस पर फिलहाल रोक लग गई है और 7 फरवरी तक यह रोक है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी 7 फरवरी तक यह रोक है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। एक चीज बिल्कुल साफ है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है कि लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था जरूर की जाए, रातों रात एक साथ 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता है। और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है, रेलवे को नोटिस जारी किया है, यानी आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार का भी रोल होगा, उसे भी अपना एक प्लान जरूर देना होगा। और एक और बात मुझे आपसे कहनी थी, बहुत शुक्रिया विशाल पांडे और कलीमुल हफीज, मुझे आपसे कहना था, थोड़ी देर पहले आप बार बार कह रहे थे ना हाई कोर्ट की आड़ में, हाई कोर्ट की आड़ में अदालतें इस देश में कोई कंधा नहीं है कि आप कंधे का इस्तेमाल करके बंदूक चला देंगे या गोली दाग देंगे। सर, वो इंस्टीट्यूशंस हैं और जब उनके बारे में बात की जाए तो थोड़ी संजीदगी के साथ सरकार और सीरियसनेस के साथ। सर, आप सरकार के बारे में बात कीजिए ना सर, बताइए मुझे, आप पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कीजिए ना, किसने रोका है सर आपको? आप तो अदालत को मैनिपुलेट करने की बात कर रहे हैं ना सर, आप तो ये कह रहे हैं अदालत ने अपना कंधा दे दिया अदालत की आड़ में। अपने शब्दों के चयन को लेकर सर थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। जवाब देंगी? नहीं, अदालत के लिए किन शब्दों? हाँ बोलिए, चलिए पूछिए, आप एंकर से ही सवाल पूछने आते हैं, पूछिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया तो क्या उस डिसीजन के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई? ये डिसीजन तो 2016 में भी आया था। ये काम हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है ये काम, क्यों जाके अपील करे सुप्रीम कोर्ट में? हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। ये काम सरकारों का है। हाँ, ये काम सरकारों का है सर। सरकार अगर सेंसिटिव, बिल्कुल सरकारों का है, तो आप सरकार से जवाब लीजिए। आप ये थोड़ी कहेंगे कि हाई कोर्ट की आड़ में हाई कोर्ट के कोई कंधा होता है क्या सर? अदालतों को कंधे के तौर पे आप बता रहे हैं कि इस्तेमाल कर लिया जाएगा उसका। मुझे इस पर आपत्ति है सर, और आपको भी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं, और आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सर। एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म पर मैं भी बैठी हूं, आप भी बैठे हैं, तो शब्दों को लेकर बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। एक बड़ा मैसेज जाता है यहां से, ये कोई हल्की बात नहीं हो रही। चलिए ठीक है, जवाब ले लीजिए आप। विपिन कैथोला जी ये कह रहे हैं जब हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया तो राज्य सरकार ने अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? ये सवाल पूछ रहे हैं ये। नमस्कार अदिति और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए अदिति, इसमें उत्तराखंड सरकार कहीं पार्टी नहीं थी। ये जो विवाद है ये रेलवे का और वहां के जो लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, ये उसके बीच का विवाद है। और इन दोनों के बीच का विवाद को लेकर के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था। हाई कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है, हाई कोर्ट ने प्रशासन से वहां पर डिमांड की, हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया तो रेलवे ने डिमांड की प्रशासन से कि हमको हमारी जमीन पे जो अतिक्रमण हुआ है, जिस पर हम जीते हैं, ये एक पब्लिक लिटिगेशन था। एक व्यक्ति ने इस पर याचिका दायर की थी, उस याचिका में फैसला आया था। इस पर सरकार कहीं पार्टी नहीं थी, तो सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। अब सरकार का पहले दिन से क्लियर संदेश है और मुख्यमंत्री जी ने अपना संदेश साफ साफ कहा था कि जिस पर जो भी हाई कोर्ट का फैसला है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, हम संवैधानिक संस्थाओं का पालन करने वाले लोग हैं। हम इस प्रकार के कंधे की बात करने वाले लोग नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार प्रहार करते हैं। वो लोग हैं जो सैनिकों के जो
शौर्य होता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग हैं। इन लोगों की आदत ही ये है। आप देखिए हमारी सरकार ने कहीं पर भी ऐसा कहीं नहीं कहा कि इन नागरिकों का जो अतिक्रमण था या हमने जो चीजें जो निकल करके आई थी उस पर सरकार ने केवल साफ सरकार का निर्णय था कि जो भी आदेश हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ जो लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय सुनाएगी उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। ठीक है, जल्दी से जवाब ले लीजिए गरिमा जी। एक बात बीजेपी द्वारा बार बार कही गई है कि जो मौजूदा हालात हैं इनके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार भी है और सियासत करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है यदि भाजपा का ये वक्तव्य है, क्योंकि 2000 अगर मैं बात करूं 1991 से बंशीधर भगत भाजपा के विधायक हल्द्वानी के हैं। 1996 से नगर निगम का जो बोर्ड है वो भाजपा के कब्जे में है, आज भी भाजपा के कब्जे में है नगर निगम हल्द्वानी का बोर्ड। 96 से मैडम, पॉइंट टू बी नोटेड, और 91 से बंशीधर भगत हारे नहीं है चुनाव। तो ऐसे में एक ठीकरा एक ऐसी महिला पे जिसका देहांत हो चुका है, जो स्वर्गवासी हो चुकी है और जो अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ नहीं आ सकती, बार बार स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है भाजपा के द्वारा। दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, जो ये कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो मैटर है ये रेलवे और इनके बीच में है, कोर्ट के बीच में है, और हमको जो आदेश मिलेगा हम नियमों का पालन। ये मुखिया के शब्द हो सकते हैं क्या? पुष्कर सिंह धामी जी बताएं कि संवेदनशीलता नाम की भी एक चीज होती है। मानवीय दृष्टिकोण शब्द इस्तेमाल किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, वो मानवीय दृष्टिकोण आपको धामी जी के बयान में नहीं दिखाई पड़ेगा, और ये जो भाजपा के प्रवक्ता कैंतुला जी यहाँ बैठे हैं उनके बयान में भी नहीं दिखाई पड़ेगा। वो कह रहे हैं हम है ही नहीं पार्टी, हमारा कोई लेना देना ही नहीं, उत्तराखंड राज्य भी हमारा नहीं और ये हमारे राज्यवासी भी नहीं। एक मुखिया के कम से कम इतना कलेजा होना चाहिए कि वो अपने वहां पीड़ितों का या कष्ट में लोगों के आंसू पोंछ सके। प्लान बी बताएं पुष्कर सिंह धामी कि अगर पक्ष में नहीं आया होता सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तो आप जो बातें कर रहे हैं इसके बाद आपकी सरकार प्लान बी क्या था? और ये जो अवैध कब्जा है तो अंग्रेजों के जमाने से है ना मैम। अब ऐसा तो कोई पैमाना आया नहीं है, तराजू है नहीं कि कितना योगदान इसमें बीजेपी का और कितना योगदान आपका है। मैंने तो आपको सिलसिलेवार गिना दिया। नहीं, तो उसके बाद आपकी भी सरकारें रही ना मैम, उसके बाद आपकी भी सरकारें रही, आपकी सरकारें भी तो रही। ऐसा थोड़ी कि सब इन्हीं की सरकारें रही, हमारी सरकार रही, दोनों की अकाउंटेबिलिटी होगी ना। ये सवाल यही कर रहे हैं कि जो मौजूदा प्रॉब्लम है वो आपने क्रिएट की, लेकिन ये प्रॉब्लम कब से क्रिएटेड है इसका एक पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है। साहस रखिए पूरी बात सुनने का। मैडम साहस, आप मेरे साहस को चैलेंज मत कीजिएगा। पहली बात, साहस संभाल के रखिए आप अपने पास, मुद्दे पर बात करनी है तरीके से कीजिए। सुन रही है मैंने आपकी बात, काफी देर सुनी है आपकी बात सुनी है मैंने। आप सुनने का साहस रखिए और काउंटर क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। आपसे सवाल पूछना, सुन लीजिए ध्यान से, आपसे सवाल पूछना कोई गुस्ताखी नहीं है। यहाँ प्रवक्ता कम बोल रहे हैं, एंकर महोदया ज्यादा बोल रही है। मेरा काम है सवाल पूछना, आपको बुरा लग रहा है तो आप बैठ जाइए, आप जा सकती है। तो हमें बोल लेने दीजिए। सवाल पूछना मेरा काम है मैडम, सवाल पूछना मेरा काम है। आपने शायद सुना नहीं, आपको वही सेलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है। नहीं, सेलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है। सुनिए, मैं निजी हमलों के लिए डिबेट नहीं करती मैडम, ये मंच जो है निजी हमलों के लिए नहीं, निजी हमले संभाल के रखिए। अब अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा, निजी हमले संभालिए। मैं नहीं दर्शकों का वक्त जाया करती। मेरी अकाउंटेबिलिटी पार्टी के लिए नहीं होती है, मेरी अकाउंटेबिलिटी व्यूअर के लिए होती है, उसके लिए लड़ती हूं मैं और उसी के लिए सवाल पूछती हूं। अफसोस पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं करती हैं, इसीलिए आपको एंकर की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। कोई बात नहीं। जुनैद हारिस, शोर हंगामा नहीं चाहिए मुझे, थैंक यू। जुनैद हारिस, आज तो सब कह रहे हैं तेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। इतने लंबे टाइम तक सोते रहे सब, और क्या अवैध कब्जा उसे जायज ठहराया जा सकता है? देखिए, अवैध कब्जा किसी भी तौर पर जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है ये समझने की बात है। लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है और जनता के लिए होती है, न कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते हैं। जिस वक्त एक घर बन रहा होता है प्रशासन को उस वक्त भी मालूम होता है, जब वहां पर हॉस्पिटल बन रहे होते हैं तब भी मालूम होता है, जब वहां पर रजिस्ट्री होती है तब भी मालूम होता है। असल जिम्मेदारी आवाम को तकलीफ देना नहीं, असल जिम्मेदारी जिनके दौर में ये सब कुछ होता है उनके ऊपर जाती है। मैं बड़े खुले लफ्जों में इस बात को मैं कह रहा हूं, लेकिन बात यही की नहीं है। हम हमेशा अक्सर देखते हैं कि सड़कों के ऊपर एक छोटी सी मूर्ति रखी जाती है, फिर छोटा सा उसके ऊपर फिर घर बनाया जाता है, बड़ा सा मंदिर बन जाता है। ये मैं जहां रहता हूं ये वहां
वहां पर ऐसा हुआ भी। अब सवाल है कि कुछ दिनों के बाद अगर पब्लिक से कहा जाए कि तुम पूजा अर्चना के लिए यहां पर नहीं आओ तो कितनी तकलीफ होगी। तो जब ये शुरुआत होती, हाँ। ना एक सेकेंड, ये जो अभी आपने बताया पत्थर रखा जाता है फिर पूजा शुरू कर दी जाती है सड़क पे, ये सही है गलत है? मैं ये कह रहा हूं गलत है, लेकिन इसमें सरकार का दोष ज्यादा है, इसलिए कि पब्लिक ने अगर ऐसा किया भी तो ऐसी सूरत में सरकार को चाहिए कि सरकार उस पर एक्शन ले, ऐसा नहीं करे कि उसको छोड़ दे और जब वो बहुत बड़ा मंदिर और प्राचीन मंदिर का बोर्ड लग जाए तो उसके बाद जाकर के उखाड़ना शुरू कर दे। मैं इस बात को कह रहा हूं सिर्फ, इसलिए बुनियादी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हुआ करती है कि ऐसी चीजों पर शुरू से एक्शन ले ताकि अदालतों को भी इतना जहमत ना उठाना पड़े। चलिए, आप कह रहे हैं अदालतों को जहमत ना उठानी पड़े, लेकिन ये जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम हो रहा है कि तुमने गलती की, तुम्हारी गलती हम भुगत रहे हैं, इसका तो लंबा चौड़ा इतिहास है ना। इस डिबेट में कोई पार्टी उससे पल्ला झाड़ सकती है क्या? नहीं, कोई पार्टी नहीं पल्ला झाड़ सकती। मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं आपसे कि कोई पार्टी पल्ला नहीं झाड़ सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टीज को चाहिए कि अवाम को अपना दुश्मन ना बनाए, कोई किसी का भी वोटर हो, लेकिन उनके साथ जो है एक यकसा बर्ताव करे और उनके साथ भेदभाव नहीं करे। अब जाहिर सी बात है कि मानवीय आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, ये हुकूमतों को भी सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए। जुनैद हारिस जी, वोटर यस, किसी का भी वोटर हो। हाँ, मैं कह रहा हूं। नहीं, एक सेकंड सर, मैं तो जब इस पूरे मामले को देख रही हूं तो मैं तो नागरिक के तौर पर डील बिल्कुल, मैं भी नागरिक के तौर पर देखती हूं। इसमें वोटर क्यों ढूंढा जाए? मैंने लफ्ज वोटर इसलिए इस्तेमाल किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज समझती हैं कि ये हमारे वोटर हैं, ये हमारे वोटर्स हैं, और ये होता भी है कि फला जगह लोग फला को वोट दे रहे हैं, अगर वहां का कैंडिडेट जीत रहा है तो उसका वोटर कहलाता है। मैं सिर्फ इसी हद तक बात कर रहा था, वरना मैं नागरिकता की बात कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। इसी पॉइंट पर इस डिबेट को मैं लाना चाहती थी। यहाँ पर जो सब हाई मॉरल ग्राउंड यहाँ पर ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से सिलेक्टिव इतिहास गिनवा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, मैं यही पॉइंट उनके सामने लाना चाहती थी। पहले अजय आलोक जी, आपका पॉइंट। देखिए, मैं सेलेक्टिविटी की बात करता हूं। अभी शादाब शम्स है, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मैडम जानती होंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता, और हमारे बीजेपी के भाई भी जानते होंगे। उन्होंने 1.5 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि उत्तराखंड में 1.5 लाख करोड़ के वक्फ की जमीन पे इलीगल ऑक्यूपेशन है, जिसको हम हटवाएंगे, जिसके लिए 30 बुलडोजर खरीदे। पहली जमीन का जिक्र उन्होंने किया 14 बीघा जमीन देहरादून में, जहां पे अलीगढ़ से मुसलमान आके बस गए हैं, लगभग 450 परिवार है, उनको हम तोड़ के हटाएंगे। उत्तराखंड हमारा स्टेट है, कोई धर्मशाला नहीं है, पता नहीं कहां से आए हैं, कौन है, क्या है। ये शादाब शम्स है, मेरे शब्द नहीं है। तो वो ठीक रहेगा जुनैद साहब आपके हिसाब से? क्योंकि 450 परिवार को वहां से भी बेघर किया जाएगा ना, और वक्फ बोर्ड की जमीन है, तब तो हिंदू मुसलमान नहीं होगा ना इसमें। गरिमा जी, तो अभी भी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। 1.5 लाख करोड़ के वक्फ बोर्ड की जमीन है, उत्तराखंड से खाली करवाना चाहिए। मैंने अभी तक हिंदू मुसलमान रेलवे को मानवीय एंगल होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को भी मानवीय एंगल होना चाहिए। नहीं, मानवीय एंगल यह होना चाहिए कि सरकार की जमीन को तो बहरहाल खाली होना चाहिए, वक्फ की हो, वक्फ भी एक तरह का सरकारी है, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि समय कौन सा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया है नोटिस जिस चीज का कि भाई ठीक है, थोड़ा सा जाड़ा गुजर जाने दिया जाए। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा किया जाए, अवैध कब्जा किया जाए, मैं इसका कायल नहीं हूं। नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि किसी की भी जमीन पर क्यों कब्जा होना चाहिए, किसी की जमीन पर क्यों कब्जा, किसी की भी जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया, वो सिलेक्टिव अप्रोच का सवाल उठाया, और जो सवाल उठाया उस पर गरिमा दसोनी जैसे जवाब ले लेते हैं। गरिमा जी, अभी जी अजय आलोक जी सवाल उठा रहे थे, उस सवाल पर आपका क्या जवाब है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ। बात यहाँ पर प्लान बी की आ रही है। 50-60 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो रेलवे विभाग कहाँ सोया था, नंबर 1। उसके अलावा 2010 का सुदामा सिंह का दिल्ली हाईकोर्ट का केस है। उन्होंने कहा बस्तियों को उजाड़ने के भी नियम होंगे और पहले पुनर्वास योजना सामने रखी जाएगी, रोड मैप सामने रखा जाएगा, उसके बाद इस तरह की कोई कार्रवाई होगी। 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया हल्द्वानी के केस में। क्या 1 हफ्ता काफी होता है? और फिर 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अजय माकन और भारतीय संघ के केस में कहा है कि खराब मौसम में और रात को किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। गर्भवती महिलाएं भी हैं, विकलांग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो ऐसे में क्या हल्द्वानी वाले केस में इस बात का ख्याल रखा गया? और 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने सदन में 1719
दिल्ली की अवैध बस्तियों को बसाने के लिए कानून बनाया और ये कहा गया कि इनको पट्टे दिए जाएंगे। यहां उत्तराखंड के अंदर देहरादून की जो मलिन बस्ती है उसको तोड़ने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए, तो यहां पर भाजपा की प्रचंड बहुमत की गवर्नमेंट थी, वो अध्यादेश लाई और अध्यादेश के तहत उन्होंने वो बुलडोजर चलवाने को रोका। क्या हल्द्वानी के इन केस में क्या स्टेट गवर्नमेंट कोई रोल नहीं निभा सकती थी? मोदी सरकार को दिल्ली की अवैध बस्तियों की पड़ी है और देहरादून की मलिन बस्तियों की पड़ी है, लेकिन हल्द्वानी के इन लोगों को सवाल है, जवाब लीजिए इस पर जवाब लीजिए विपिन जी। आप सेलेक्टिव है भाई। नहीं अदिति, देखिए इस प्रकार से जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं, आपने सही उस समय टोका कि वोट बैंक, ये केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं और इनकी पार्टी इसी वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी। आप अगर जो देहरादून की मलिन बस्ती की बात है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ये बीच में मत टोकिए, बीच में मत बोलिए। अदिति देखिए, अरे क्या राम की बात करने वाले बात कर रहे हो? राम के नाम पर आपकी सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एफिडेविट दे देती है कि राम तो है ही नहीं। शर्म करो, कांग्रेस के लोगों को शर्म करनी चाहिए। और अदिति मैंने इनके बीच में नहीं बोला, ये समय किल करने वाले लोग हैं। अरे सोनिया गांधी एक सेकंड रुकिए। गरिमा जी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे बात सुनने का साहस होना चाहिए, वही साहस अब आपको दिखाना है। गरिमा जी, बात सुनने का साहस की नसीहत आप थोड़ी देर पहले दे रही थी, वही साहस अब आपसे एक्सपेक्टेड है। तो मैम सुनिए प्लीज, अब जवाब सुनिए, जवाब सुनने का साहस दिखाइए, जवाब सुनिए। लेकिन विपिन जी, इनका तो जो सवाल है सो सवाल है। मेरा सवाल ये है, जो इन्होंने पॉइंट उठाया, आप यहां पर अध्यादेश लाकर इन लोगों को क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? देखिए अदिति, अभी ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। देखो मैं तो कहता हूं कि जो इनका नेशनल लीडरशिप है ना, वो भी क्या है, उनको पता ही नहीं होता है किस चीज का। आप अरे बीच में जवाब दे रहा हूं। अरे भाई बीच में मत बोलो। गरिमा जी, आप तो सुनने का साहस रखिए मैम, सुनने का साहस रखिए, उनकी बात होने दीजिए। एक सेकंड विपिन जी, आपसे जो मेरा सवाल है, इनकी लीडरशिप को सर छोड़ दीजिए, इनकी लीडरशिप को लेकर सवाल नहीं। भाई सत्ता में आप बैठे ना, ये नहीं बैठे सत्ता में, तो अपनी लीडरशिप के लिए खुद जवाब देंगे सर। सत्ता में आप बैठे हैं, हाँ, तो आप अपनी पार्टी की अकाउंटेबिलिटी पर जवाब दीजिए। देखिए अदिति, इस केस को आप समझिए, इस बात को समझिए कि मुकदमा किन दो पार्टियों के बीच में था, रेलवे, भारत सरकार और वहां के लोगों के बीच में जिन्होंने अतिक्रमण किया था। और ये पब्लिक लिटिगेशन पर ये सवाल आया है। पीआईएल में निर्णय हुआ है। आप जिन रेगुलाइजेशन की बात कर रही हैं, जिन बस्तियों की बात कर रही हैं, वो रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट की जमीनों की बात थी। हमने कहा है कि अगर जो हमने ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा कि पुनर्वास की बात, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा पुनर्वास का निर्णय। विपिन जी सर, ये जो बातें आप बता रहे हैं बहुत कही गई, बहुत सुनी गई। विपिन जी हैं, चले गए, बाय बाय। कोई बात नहीं मैम, टेक्नोलॉजी कई बार धोखा दे जाती है। आप अभी बाय बाय कह रहे थे, वो वापस कह रहे, आप वेलकम कर लीजिए इनका, आ गए वापस। बाय बाय आपने कर दी थी, अब वेलकम कर लीजिए इनका। लेकिन विपिन जी, यहाँ पर जो सवाल है मेरा, वो सवाल मैं दोहराती हूँ। भाई जो डिस्काउंट आपने मलिन बस्ती में दिया, वही डिस्काउंट यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल उठ रहा है। इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, ये सवाल है गरिमा जी का। नहीं, मलिन बस्तियों में भी मुस्लिम लोग रहते हैं। गरिमा जी जाकर के देखे ना, ये तो राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोग हैं। इनको तो हर जगह साइनबाज बनाने की आदत है। ये लोग तो साइनबाज बनाने की, उत्तराखंड के अंदर भी ये लोग इस प्रकार की, ये इनके ही तो कर्मों का फल है। ये इनके ही तो कर्मों का फल है कि देश की जो सरकारी जमीनें हैं उनपे अवैध कब्जा कराने वाली पार्टी किसकी थी? आप हमको दोष दे रही हैं। आप ये देखिए, आपने 60 साल तक राज किया इस देश के अंदर और सरकारी जमीनों को अवैध कब्जा कराया, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कराया। हरीश रावत जी क्या कर रहे थे वहां पर? इंदिरा हृदय विधायक थी, क्या कर रही थी? आपके इतने सांसद थे, क्या कर रहे थे? आपकी केंद्र की सरकार थी, तब आप क्या कर रहे थे? लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर। जो मेरा आपसे सवाल है, क्या मैं वापस लौटूंगी सवाल के साथ। सुमैया राणा, यहाँ पर आपने सुना, हर पैनलिस्ट जो है वो एक सवाल तो उठा रहा है। वो कह रहा है सेलेक्टिव अप्रोच। अगर यही वक्फ की जमीन हो और ऐसा ही एक्शन लिया जाए तब कोई सवाल नहीं पूछता। ये अभी आरोप लगाया अजय आलोक जी ने। देखिए, सबसे पहले अदिति त्यागी जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, क्योंकि मैं जितनी बार भी इस हल्द्वानी के मैटर पर डिबेट में गई, मैंने कहा
कि अगर इस देश में आस्था के आधार पर फैसले हो सकते हैं तो मानवता के आधार पर भी कुछ ऐसा कदम होना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके का अपना रुख दिखाया है उससे बड़ी खुशी और राहत महसूस की गई है, इसलिए मैं शुक्रिया करती हूँ तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का। अब दूसरी चीज रही कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियों के बारे में कह रहे हैं आलोक जी, मैं उनकी जानकारी में दे दूं कि वक्फ की संपत्तियों पर बाकायदा कब्जे हैं। अगर आज की तारीख में वक्फ संपत्तियों पर, मैं ये किसी जाति और धर्म विशेष की बात नहीं करूंगी, उन संपत्तियों पर से अगर बाकायदगी से कब्जे हट जाएं और आज की तारीख में जो किराया आता है वो लिया जाए तो वक्फ बोर्ड की और जो औकाफ से जो आने वाली रकम है उसका एक बहुत बड़ा वो सामने आएगा। इसलिए उस पर से भी कोई कब्जेदारी हटी नहीं है। और दूसरे जो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो 2, 4, 500 भी नहीं है, तकरीबन 20 से 25 हजार लोग हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठ के अगर हम आज ये बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस बात को कहा है कि इस तरीके से रातों रात इतने हजारों लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता, तो इसका सबको सम्मान करना चाहिए और सबको स्वागत करना चाहिए। यहाँ पर किसी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ हम लोगों ने जिस चीज को ये कहा कि यहाँ पर आंदोलन होगा या इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है उस पर हम आगे आएंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे, उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि जिस तरीके से वहां पर एक मेजॉरिटी में कौन रह रहा है और उनको वहां से विस्थापित करने की बात की जा रही है, जिसमें हर तबके के, हर एज ग्रुप के हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, और इस कड़कड़ाती सर्दी में एकदम से एक ऐसा फरमान लागू कर देना, तुगलकी फरमान कि अब ये खाली होगा और आप लोगों को छोड़ के जाना होगा, ये बिल्कुल गलत था। और ये चीज आज जो सामने आई है वो यकीनी तौर पर राहत देने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी खासकर जिस तरीके से अभी गरिमा दसवानी बोल रही थी कि इन्होंने जिस तरीके का रुख अपनाया था दिल्ली में, गवर्नमेंट उस पर हस्तक्षेप कर सकती थी, बिल्कुल जहां पर आप वोट्स लेने की बात होगी तो आप जनता जनता करेंगे और उसके बाद जब आप वहां से और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करेंगे और जब यहाँ पर आपको अपना एक फेस दिखाना होगा कि देखिए मैं एक कैसे संप्रदाय विशेष को मैं परेशान कर सकता हूँ, संप्रदाय विशेष के लिए मैं कितना बड़ा मैं वो हूँ, उसके लिए जो आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए, मुझे नहीं लगता ये बेहतर है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया बिल्कुल उसका स्वागत है और आगे ठीक है मैम, बस मुझे एक ही करेक्शन करना है। आपने कहा जब इस देश में अदालतें आस्था पर डिसाइड कर सकती है, तो मैम जस्ट अ फैक्चुअल करेक्शन, आप जिस तरफ इशारा कर रही है सबको समझ आ रहा है, लेकिन उसमें एविडेंस था, सबूत भी थोड़ा सा आप उस जजमेंट को दोबारा पढ़ें, जो सबूतों को आधार बनाएगा ना वो भी आप थोड़ा सा पढ़े, जो सिलेक्टिवली आप कोट करती है ना। ना मैम सुन लीजिए, लेट मी फिनिश, आई अलाउड यू टू स्पीक, व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी स्पीक, व्हाई? प्लीज नो आप इतना घबरा क्यों रही है? आप कुछ भी बोल देंगे इस डिबेट में मैम। नहीं, आप जाकर पढ़े जो एविडेंस वाला सेक्शन है उसमें, आप कोर्ट का जजमेंट पढ़े। खाली ये जो एक तकिया कलाम बना लिया गया कि बस आस्था पे डिसाइड कर दिया गया, वो सबूतों वाला सेक्शन भी आपको पढ़ना चाहिए मैम, सबूतों वाला सेक्शन पढ़ना चाहिए, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। जवाब लीजिए, अजय आलोक से जवाब लीजिए, आपने जो सवाल उठाया उस पर जवाब ले लीजिए, अब जवाब लीजिए। आपको फैक्चुअली करेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको करेक्ट किया उस बारे में जी। सेलेक्टिविज्म का जीता जाता नजारा आपने देखा ना। कल इन्हीं समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता थे जो हल्द्वानी की इंसिडेंट्स को पैलेस्टीन और जेरूसलम से कनेक्ट कर रहे थे, इजराइल से। सुमैया राना उसको भी जस्टिफाई कर देंगे कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा था, वो भी उसी लाइन में तुरंत आ जाएंगे। इनके हिसाब से कोई फैसला नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट भी खराब है, इनके हिसाब से फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करते हैं। ये हो गए, कांग्रेस पार्टी हो गई, एक बार नहीं बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। तो रात में 12 बजे तक जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उठा सकते हैं ये लोग, किसी की फांसी रोकने के लिए, एक टेररिस्ट की। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल मुझे लगता है कि अब तो इस चैप्टर का एंड होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया उत्तराखंड सरकार को और रेलवे को भी, तो दोनों को मिलकर रिहैबिलिटेशन भी करना है तो बेस्ट रहेगा। वक्फ बोर्ड की इतनी सारी जमीन कब्जे में है, सरकार खाली करवा के इनको दे दे। हल्द्वानी में बहुत सारी जमीन बची हुई है, लेकिन घर तो उजड़ गए ना। अब आप घर का कॉम्पनसेशन कैसे मांगेंगी फिर? अगर सरकार दूसरी जगह जमीन दे देती है, बसा भी देती है, तो घर तो टूटेंगे, फिर उसको बनाने के लिए पैसे कौन देगा? ये जितने पार्टी जितने चिल्ला रहे हैं खुल्लम खरा, और उतने गरीब लोग हैं उनके घर टूटेंगे, उसको घर बनाने के लिए पैसे देंगे, वो फिर वो पैसे कहां से आएंगे? ठीक है, आपको दो काउंटर मिल रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल मौलिक सवाल अभी भी वही है कि क्या दूसरे की जमीन कब्जा करके अपना घर बनाना सही है या गलत?
और अगर गलत है तो आप अधिकार कैसे जमा सकते हैं? मानवीय आधार अलग चीज है। इस तरह से होने लगे, जैसे अभी कहा सुमैया राणा ने कि वक्फ की बोर्ड की जमीन छुड़ा ली जाए तो ज़कात से जितनी रकम आएगी उससे नक्शा बदल जाएगा। ठीक है, आपको तो देहरादून में 14 बीघा जमीन वक्फ की कब्जे में है। ठीक सर, उसको चलाने के लिए बुलडोजर चलेंगे, 450 मुसलमान के परिवार हैं, तो सरकार उनको बसाए। अब बेसिक बुनियादी सवाल सोचिए, सिर्फ एक शहर की बात नहीं, पूरे देश की बात है। किस एंगल से सोच रहे हैं आप लोग? ठीक है, जवाब ले लीजिए। 2 काउंटर है आपके लिए, पहले जुनैद हारिस, उसके बाद कलीमुल हफीज। जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, मैं बात सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि देश निर्माण के अलावा कोई चीज नहीं। सेक्टेरियन होकर के बात करना अपने आप में बहुत अफसोसनाक होता है। और यहां पर भी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो हम एक दूसरे का जवाब दे रहे हैं। जो ग्राउंड पर जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के हम बहुत कम बातें कर पा रहे हैं। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात, बहुत क्लियरली मैं आपसे कह दूं कि चाहे मुसलमानों ने कब्जा किया हो, चाहे सरकार ने कब्जा किया हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के फर्द ने कब्जा किया हो, बीजेपी अगर ये प्रोग्राम लेकर के चल जाए, बीजेपी के प्रवक्ता से खास तौर से मैं बात कर रहा हूं कि वक्फ की जमीन पर जो कब्जे हटाए जाएं तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कम से कम मैं पूरे खुले दिल से इस बात को कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा काम होगा और देश निर्माण के हवाले से मैं कह रहा हूं कि बड़ा काम होगा और मुसलमानों के हित में बहुत बड़ा काम होगा। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? ठीक है, जवाब ले लीजिए विपिन जी से। अच्छा, इस वक्त वो हमारे साथ नहीं है, इस पे मैं उनका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले कलीमुल हफीज। देखिए, पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज इनके लिए एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है कि उत्तराखंड सरकार मानवीय नहीं है, इसीलिए वो इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही थी। और आज उन्होंने जो है बाकायदा उसको नोटिस दिया है कि नहीं, अब तुम भी इसमें पार्टी हो। दूसरी बात, जो अजय आलोक जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके माफिक फैसला नहीं आया तो आज बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कोर्ट कह रहा है कि आप पुनर्वास प्लान दीजिए, और पुनर्वास प्लान में जमीन भी आती है और मकान भी आता है और सब कुछ आता है। इनको शायद समझ में नहीं आता, क्योंकि इनके आज जिन्हें तकलीफ हो रही है, कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दे दिया, आखिर 50,000 लोगों को बचा क्यों लिया गया। तीसरी बात, तो भाईजान के पास ही है, बाकी लोग तो बेवकूफ बैठे हुए इस देश में। आप हाँ सब, अरे हमारी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। समझदारी लेके बैठ गए ना। वक्त पे आएगी आप दिल्ली, बिल्कुल अभी वहां पे पूरे जब जांच होगी ना तो उत्तराखंड सरकार जांच ये भी करेगी कि कौन भारतीय है, कौन रोहिंग्या है। फिर कहिएगा कि रोहिंग्या को भी बसा दो। हाँ बिल्कुल, अरे साहब वहां ये भी जांच होगी कि कितने भारतीय हैं, कितने रोहिंग्या है। बोलते रहे तो तब पूछूंगा आपसे, आपका बस चले ना तो पूरा बांग्लादेश यहाँ बसा लो। आप अगर इसी तरह की सूरजपुरी को सारे को यहाँ बसा लो। आप आलोक जी, अगर आप ऐसी जितने रजाकार आदमी भाग के गए थे ना बांग्लादेश में, सबको यहीं बसा लो। ऐसी अरे भाषा नहीं, आपकी सोच पे मुझे तरस आता है। अगर आप ऐसी आपकी सोच पे मुझे तरस आता है। मैं मौलिक बात कर रहा हूँ, आप मौलिक बात पे जा ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आदेश नहीं आया, स्टे आया है। आप बोल लीजिए पूरा, फिर बोलता हूँ, पहले पूरा बोल लीजिए आप। मगर जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जल्दी बीजेपी के बन सकते हैं। आप सही बोल लीजिए, बोलिए। मेरी भाषा बहुत अच्छी रहती है, मेरी भाषा मुझे मत सिखाइए। वक्फ प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि आप अरे साहब मुसलमानों पे जुल्म की बात करेंगे तो आपको तो नवाजा जाएगा। जिन्होंने गोली मारो डैश डैश कहा था, वो राज्य मंत्री से कह, भाई मैं तो कह रहा हूँ वक्फ प्रॉपर्टी को छुड़वाइए ना इंक्रोचमेंट से, क्या दिक्कत है उसमें? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को इंक्रोचमेंट से छुड़वाइए। दिल्ली में ही वहां पे मुसलमान ही बसे हुए हैं जिन्होंने इलीगल कैप्चर कर लिया है। जाइए AIMM एक रेजोल्यूशन ले कि पूरे देश भर में वक्फ की प्रॉपर्टी को AIMM असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में छुड़वाएगी, भले उसमें मुसलमान क्यों नहीं बैठा हो। हिम्मत है करने की? सरकारों ने दबा रखी है, घोषणा कीजिए। वो खाली दिल्ली में ही 1000 कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अभी सरकार ही दबा ली वक्फ की प्रॉपर्टी, दबा रखी है। और CBI के हेडक्वार्टर के बराबर। आप जरा मुद्दे पर आ जाइए, अब मुद्दे पर आ जाइए। विपिन जी हमारे साथ है। विपिन जी, थोड़ी देर पहले जुनैद हारिस ने ये कहा कि अगर बीजेपी ये ऐलान कर दे कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर जितने भी अवैध कब्जे हैं वो खाली कराए जाएंगे, तो ये इसका स्वागत करेंगे। अदिति, अभी अजय आलोक जी ने जो बात कही, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वो भाजपा के ही तो चेयरमैन है। अब इन लोगों को कौन समझाए कि अलग से क्या बोलना होता है।
जब हमारे वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड के जिनको चेयरमैन बनाया वो इन्हीं के समाज के हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इसमें क्या कौन सी क्लेरिफिकेशन की बात है? अभी ये बात कर रहे थे कि भाई जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। ये जुल्म की बात कब तक आप इस देश के अंदर करोगे? इस प्रकार की बातें हैं। आप तो वो लोग हैं, उस पार्टी के लोग हैं, उस सोच के लोग हैं जो कहते हैं कि 1 मिनट बंद कर दीजिए, हम करके दिखा देंगे। अरे क्या करके दिखा दोगे इस देश के अंदर भाई? क्या करके दिखा दोगे इस देश के अंदर? इनके नेता तो वो लोग हैं। अब अभी आलोक जी ने सही कहा कि कल तो ये कहेंगे कि रोहलंगाओं को बचाओ। आज आप हैं ना, अरे भाई आज सुप्रीम कोर्ट अभी सोमैया जी कह रही थी कि तुगलकी फरमान, हाई कोर्ट का तुगलकी फरमान, हाई कोर्ट के लिए तुगलकी फरमान कह रहे हैं ये लोग। मतलब बात यह है कि इनके अनुसार अगर जो निर्णय आ जाए तो सही, इनके अनुसार अगर जो कोर्ट निर्णय न दे तो ये कहे कि आस्था के आधार पर। अरे भाई इस देश के अंदर रहते हो भैया, हाफिज साहब, इस देश के अंदर रहते हो, इस देश की बात करो साहब। कब तक ये बातें करोगे? जुल्म कर दिया, जुल्म कर दिया, जुल्म कर दिया। अरे भाई आप अकबर और हुमायूं के साथ आए हुए लोग नहीं थे। आप अकबर और हुमायूं के साथ आए हुए लोग नहीं थे। आप यहीं के लोग हो, यहीं की बात करो साहब, यहीं की बात करो। कहाँ चले गए सर? मत करो। अतिक्रमण की बात कर रही हूँ। सवाल आपसे क्या था, आप क्या बताने लगे? कौन कहाँ से आया था, किसके साथ आया था? अतिक्रमण की बात करेंगे तो तुगलकी फरमान हो जाएगा। अतिक्रमण पर आ जाइए ना सर, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए सर, मुद्दे पर रहिए। तो मुद्दे पर रहिए आप। सवाल यही है। एक सेकंड गरिमा जी, गरिमा जी, वो लोग हैं ना जब भटक जाते हैं तो यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो मौजूदा हालात हैं इस पर पॉलिटिक्स क्या अब थम जाएगी? अब थमेगी पॉलिटिक्स सुप्रीम कोर्ट के तमाम डायरेक्शंस के बाद? नहीं, देखिए थमनी भी चाहिए। पॉलिटिक्स करने के लिए कोई इंसानी जज्बात नाम की भी कोई चीज होती है, मानवता सबसे पहले आती है। और मुझे लगता है कि किसी का भी दिल जो है पसीजेगा। जो हालात यहाँ पर, सर्द हवाएं हैं, सर्द मौसम है, ठंडी रातें हैं, ऐसे में गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इंसानियत का तो यही कहता है कि इन लोगों के साथ इनकी पीड़ा में खड़े होने का समय है। अजय आलोक जी मेरी समझ से परे है। इन्होंने कहा कि सपाइयों का और कांग्रेसियों का यही चरित्र है कि इनके पक्ष में फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट को नमन, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी खराब। अजय आलोक जी किसी चैनल में किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता बनकर बैठते हैं, किसी चैनल में राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठते हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के मुंह से पार्टी विशेष के लिए, दल विशेष के लिए इतना जहर मन में हो सकता है। मैं समझती हूँ उसको तो निष्पक्ष बात करनी चाहिए राजनीतिक विश्लेषक को। इस पूरे मुद्दे पर क्या उनकी राय है वो रखनी चाहिए। कांग्रेस का क्या चरित्र है आपको यहाँ चरित्र बताने के लिए नहीं बैठाया गया है, और आप एक दल विशेष के पदाधिकारी हैं। गरिमा दसानी यहाँ उत्तराखंड की मुख्य प्रवक्ता के रूप में बैठी है, मैं दूसरे चैनल पर राजनीतिक विश्लेषक बन के थोड़ी बैठ सकती हूँ। तो आप जैसे जो बहरूपिये हैं वो देश के अंदर समाज में नफरत फैला रहे हैं। आपको इस मामले में क्या कहना है? ये पूरा प्रकरण इतना संवेदनशील प्रकरण है। ये इंसानियत का और मानवीय दृष्टिकोण जो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, आपने मुझसे पूछा था आदित्य जी कि कांग्रेस की भी सरकारें रही क्या किया। 2016 में भी कब्जा मांगा था रेलवे ने, हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करने गए सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त सीधे सीधे जिस तरह से धामी सरकार पल्ला झाड़ रही है कि वी हैव नथिंग टू डू विद दीज पीपल, हमारा कोई मामला ही नहीं है, वी आर नॉट पार्टी इनटू दिस। केवल रेलवे विभाग और कोर्ट जाने इनका मामला है। जो निर्णय आएगा भैया मैं तो सर झुका के पालन कर लूंगा। क्यों? आप मुखिया भी तो हैं। पहली वक्तव्य से लेकर आखिरी वक्तव्य तक मैं ये कहना चाहती हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही थी, अगर कब्जा, सुनिए ना, अगर अवैध कब्जा कहीं है तो उसे हटाया जाए या ना हटाया जाए? आपकी क्या रणनीति है? आपका ठीक है, अवैध कब्जा अगर हो तो उसे हटाया जाए ना हटाया जाए? निश्चित तौर पर हटाया जाए, लेकिन पुनर्वास की योजना पहले। मोदी जी ने, इन्होंने कहा ना कि कौन लाएगा पैसे, कहां से बनेंगे घर। अजय आलोक ने कहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, निकाल के देख लीजिएगा, 2022 तक हर सर को छत मिलेगी। तो इनके हिस्से की छत दे दो ना भाई, फिर पैसा मांगने हमारे पास क्यों आ रहे हो? ये भी बता दीजिए मुझे, अवैध कब्जा होने ही क्यों दिया जाए और मामले को इतना बढ़ने ही क्यों दिया जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो भी बता दीजिए। आज अजय आलोक दूसरों से पैसा मांग रहे हैं। एक सेकंड गरिमा जी, मुझे एक और आपत्ति दर्ज करानी है, एक और आपत्ति दर्ज करानी है। आपने अभी बहुरूपिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।
शो में नहीं मैम, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बहुत देर अपनी बात रखने के लिए मैंने आपको उस समय इंटरप्ट नहीं किया था। नहीं, सुनिए मेरी बात। ये शो जो है सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं है, ये डिबेट का शो है और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ डिबेट करती हूँ जिसमें तर्कों की गुंजाइश है। ये निजी सर्टिफिकेट और निजी हमले नहीं करने चाहिए, निजी हमलों की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जवाब लीजिए अजय आलोक से। अजय आलोक जी, पहली बात मैंने जब कहा कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ, तो उसके पीछे तथ्य हैं। क्या ये सही नहीं है गरिमा जी कि राहुल गांधी आप ही के नेता हैं और उन्होंने कहा कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी के कब्जे में है? क्या ये सही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के बावजूद भी राहुल गांधी 2-2 बार माफी मांग चुके हैं अपने इन्हीं सब बयानों के अटपट बयानों के कारण? अगर मैं आपकी पार्टी के बारे में टिप्पणी करता हूं तो वो इसी क्योंकि आपकी लीडरशिप किस तरह से बात कर रही है। इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी की पॉकेट में है, ये किसने कहा? एक मिनट, संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत आप नहीं कीजिएगा और आप अपने आप को इस देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कहिएगा तो ये शर्म की बात है। ये संवैधानिक संस्था भी हमारे देश की है, इज्जत करनी चाहिए, खासकर आपके नेताओं को जो बिल्कुल नहीं करते। आप मुझे बताइए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे दूसरी बात, मैं पार्टी विशेष का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। एक मिनट सुनिए, अब सीबीआई ईडी पे आ गए, अब सीबीआई ईडी पे आ गए। मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि अब जांच होगी। अब एक मिनट सुनिए, अब एक मिनट, बीच में चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है ना, आपको समझ में आएगा ना मेरी समझ में आएगा। सुन लीजिए ना, कुछ काम आपका लोग दिक्कत है, वन ट्रैक ट्रैफिक चलाती है ना आप लोग, सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी करनी है, सुनते नहीं है, दिक्कत है, सुनना सीखिए। पॉलिटिक्स में रहना, राजनीति करनी है ना तो सुनना सीखिए। आपके साथ जी नहीं, राजनीति मुझे भाई राजनीति करनी है तो सुनना सीखिए, नहीं तो राजनीति नहीं कर पाइएगा। वक्त जाया मत कीजिए, उनका जवाब ले लीजिए। अजय आलोक की आवाज दे दीजिए मुझे प्लीज, दर्शक भी सुन लें उनका क्या जवाब है, जो सवाल उठा उस पर जवाब अजय आलोक। मैं आपको ये कह रहा हूं आज एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह, ये बोलिए रिहैबिलिटेशन पैकेज है, ठीक है, सरकार जमीन की व्यवस्था करेगी, लेकिन उस 29 एकड़ जमीन पे जितने लोग बसे हुए हैं, चाहे 25,000 हो चाहे 50,000 हो, उनकी नागरिकता की भी जांच करवाई जाएगी। अगर वो अवैध रूप से रह रहे होंगे इस देश में तो उनको इस देश से निकाला जाएगा, उनको घर नहीं दिया जाएगा। इसका समर्थन करती हैं आप? हाँ या ना में बोलिए। आपने मुझसे कहा, आपने इस चैनल पर कहा कि इनके पुनर्वास में पैसा लगेगा, कौन देगा? ये आप भाजपा से पूछिए ना, जिसने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाई पुनर्वास से पैसा लगेगा, कौन देगा? ये तो सरकारों को सोचना है ना, 2022 तक ये तो सरकारों को सोचना है ना। नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए? नरेंद्र मोदी से पूछ के बसने गए थे वहां पे, तो हमसे काहे मांग रहे? नरेंद्र मोदी से पूछ के बस गए थे रेलवे की जमीन पे। पुनर्वास तो करना पड़ेगा। आपसे कहाँ मांग रहे? मैं कह रहा हूँ आप समर्थन करेंगी ना। देखिए भाग रही है ये तो सरकार, आप भाग रही है, लिविंग द गोल पोस्ट। मैं कह रहा हूँ कि वहां पे रहने वाले लोगों की जांच करवाई जाएगी कि वो भारतीय है कि रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, उसके बाद दिया जाएगा। इसका समर्थन करती है ना आप? हाँ या ना? गरिमा जी आवाज आ रही है? जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, टेक्निकल खामी है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। नहीं, एक सेकंड, जांच करवाई जाएगी वहां रहने वाले लोगों की। नहीं, टेक्निकल खामी है, अभी जवाब नहीं दे पा रही है। विपिन जी, विपिन जी, इतनी राजनीति क्यों? और जो सवाल मेरा था थोड़ी देर पहले, यहां अध्यादेश क्यों नहीं ले आए? देखिए अदिति, मैंने कहा ना, ये लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर अध्यादेश लाने की बात यह है कि जब हम पार्टी नहीं थे तो तब अध्यादेश कहां से लाएंगे? आज मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिस प्रकार से नोटिस है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा और निश्चित रूप से अगर जो पुनर्वास की बात होगी तो करेंगे। और हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा ये तो इनके पेट में दर्द है, इनके कर्मों का फल है कि ये लोग, इन लोगों ने 60 साल में अवैध कब्जे करवाए हैं। अगर जो कोई पब्लिक लिटिगेशन को लेकर के कोई व्यक्ति चला जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर जो हाई कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ आए तो ये कहते हैं हाई कोर्ट को कि तुगलकी फरमान है। अरे भाई, माफी मांगनी चाहिए ऐसे लोगों को। आपकी डिबेट में बैठ करके हाई कोर्ट के फैसले को तुगलकी फरमान करते हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग हैं। आज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, नहीं सर, वो एक अलग डिबेट है सर, उस डिबेट में मुझे जाना नहीं। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ, मेरा सवाल आपसे सीधा सा है सर, सुन तो लीजिए। मलिन बस्ती पर अध्यादेश आ सकता है, इस पर अध्यादेश क्यों नहीं आ सकता? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आप अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, अवैध कब्जा है तो वो हटाया जाना चाहिए, सब कुछ माना मैंने। लेकिन मैं आपसे, जो आपके ओपोनेंट्स आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जब मलिन बस्ती पर आप अध्यादेश ला सकते हैं तो यहां वो अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा सकता? और उनका आरोप है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। देखिए अदिति, मैंने उस समय भी कहा कि देखिए जो ये हम जो रेवेन्यू
कि जो हमारी जमीन है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जमीन थी, उस पर जिनका कब्जा था, उन लोगों की जो मलिन बस्तियां, और मलिन बस्तियों में साहब ऐसा तो नहीं है कि सारे हिंदू हैं। मेरे साथ आइए, आप इनको मैं दिखा दूंगा जो इनके तमाम नेता हैं, इनके जो तमाम लोग हैं, जाकर के देखें वहां। आप अपने करस्पॉन्डेंट को भेज दीजिए कि उन मलिन बस्तियों में क्या मुस्लिम लोग नहीं है क्या? उन मलिन बस्तियों में क्या मुस्लिम लोग निवास नहीं कर रहे हैं? देखिए, वो सरकार की, वो उत्तराखंड सरकार की जमीन थी और उत्तराखंड सरकार उसमें पार्टी थी, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने उसको रेगुलाइजेशन करने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ हरीश रावत जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर सीएम रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरीश रावत जी। सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस आए उस पर आपका कमेंट जारी थी। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इससे हमारे राज्य का एक जो मानवीय पक्ष है वो पक्ष मजबूत हुआ है। हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय था कि 52,000 लोग, जिनमें वृद्ध भी हैं, वृद्ध महिला पुरुष दोनों हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, सब सड़क पर होते। उसने सड़क पर होने से उनको बचा लिया। और दूसरी बात जो उजागर हुई है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सामने पूरे फैक्ट्स नहीं रखे और इसलिए एक ऐसा निर्णय सामने आया जिस निर्णय से लोगों को सॉल्यूशन निकलने के बजाय स्थितियां और विकट होने की संभावना बनी। अब 52,000 लोग सड़क पर होंगे, हमारे जैसे छोटे राज्य के लिए ये बहुत बड़ी समस्या होती। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका समाधान निकालिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल दिखाएंगे और इस समस्या का समाधान वहीं हल्द्वानी की उसी जमीन में निकाला जा सकता है। हाँ, जरा सा गौला का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम उनको करना पड़ेगा और जो राज्य सरकार की जमीन है उस जमीन के आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे की जमीन बहुत सीमित है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि नौबत ही क्यों आई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक और अहम बात कही, वो कही कि आगे अतिक्रमण ना होने दिया जाए। हमने 2000 सर सुन लीजिए, हमने 2000 किया गया, सरकारों ने वक्त रहते एक्शन लिया होता तो जो 52,000 लोगों की बात आप कर रहे हैं सर, बात यहाँ तक नहीं पहुंचती ना सर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हम मानते हैं ये 100 साल से, जब से हल्द्वानी डेवलप होता गया, उसके साथ साथ आजादी से पहले के भी इंक्रोचमेंट्स हैं, जमीनों के मामले हैं, कुछ मामले अधिकार, कुछ के पास पट्टे हैं जमीनों के, कुछ लोगों ने शत्रु प्रॉपर्टी के रूप में भी खरीदा है इसको, कुछ सरकार की बनाई हुई यूटिलिटीज भी हैं। तो समय के साथ चीजें ग्रो हुई हैं। मैं 2016 में हमने इसका समाधान निकाला था, मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का कानून बनाया था, सर्वसम्मति से बनाया था, और हमने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम भी शुरू किया था, जिसको अब भी इनको करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिवर फ्रंट डेवलप करेंगे ये गौला का जो है, तब कुछ अतिरिक्त जमीनें निकलेंगी। उस जमीन में, जो रेलवे की जमीन में थोड़ा बहुत जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण के लोगों को वहां बसाया जा सकता है, और थोड़ा सा जो अतिक्रमण कंजस्टेड है उसको बाहर डिकंजेस्ट भी किया जा सकता है। और भविष्य के लिए आदेश निकालने चाहिए, राज्य के अंदर सख्ती करनी चाहिए। इनके मंत्रीगण देहरादून के अंदर सब अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं और बसासतें बना रहे हैं। जवाब ले लीजिए, हमारे साथ विपिन जी है। विपिन जी, ये तो आप ही की पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, ये जिंदाल और रिश्वना खत्म कर दी इन लोगों ने। ठीक सर, जवाब ले लीजिए, आपने जो आरोप लगाया उस पर जवाब दे रहे हैं वो, जवाब ले लीजिए। जी देखिए, हरीश रावत जी इस प्रदेश के बड़े नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, इस प्रकार की बातें करेंगे कि इनके पार्टी के लोग, भाई आपको नाम बताना चाहिए उन पार्टी के नेताओं का, इन नेताओं ने किया है आपके समय पर। मैं तो देखता हूँ, देखिए रावत जी मेरी बात सुन लीजिए, आपको मैं टोकना नहीं चाहता। आपके समय पर जब आप मुख्यमंत्री थे, तो आपने देखा होगा कि अतिक्रमण किसका है साहब? आपकी सरकार थी 60 साल तक। ये जो हल्द्वानी का अतिक्रमण है किसका है? ये जवाब आप आज उत्तराखंड की जनता को दीजिए ना। मैं आपसे सवाल को पूछता हूं कि अतिक्रमण किसने किया? और रिस्पना के अंदर, रिस्पना में जो अवैध बस्तियां बसाई गई साहब, वो किसके जमाने से बसाई गई हैं? वो किसके जमाने में बसाई गई हैं? ये जवाब भी आपको देना चाहिए। आप जैसे नेता, इतने बड़े नेता, अपने उससे अपने से भाग जाएं, सवालों से भाग जाएं और दूसरे पर पिटारा फोड़ दें, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जवाब ले लीजिए। देखिए, जहां तक हल्द्वानी का सवाल है, मैंने कहा टाइम के साथ साथ ये इनक्रोचमेंट हुए हैं और उसमें हम सब जिम्मेदार हैं।
और 2016 में हमने उसको रेगुलराइज करने की कोशिश की, समस्या का समाधान करने की कोशिश की, हमारी सरकार नहीं रही। लेकिन जो जब से आपकी सरकार है, क्या आप लिख करके दे सकते हैं कोई नया इंक्रोचमेंट नहीं हुआ? हमने तो मलिन बस्तियों को लेकर के, रावत जी, हम ही तो लेकर के आए कि मलिन बस्तियों को रेगुलाइजेशन किया जाए। आप लोगों ने तो केवल सरकारी जमीनों में अवैध कब्जे कराने का काम किया। आपकी सरकार 60 साल से आपकी सरकार रही, आप मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, आप यहाँ के सांसद रहे, इस सीट से सांसद रहे, तब आपने कुछ नहीं किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि साहब आप नाम लीजिए ना, आप नाम बताइए कि किस व्यक्ति ने, फला नेता ने इंक्लूजमेंट करवाया भाजपा के। ये टीवी चैनल में बैठ करके इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता, अच्छी बात भी नहीं है। ठीक है हरीश जी, आपको आवाज मिल रही है? उनके साथ हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ गरिमा जी से। मैं ऑडिबल हूँ? जी जी, आप ऑडिबल है मैडम। हाँ कैंटिला जी, पहले तो आप लोग भाजपा के प्रवक्ताओं की दिक्कत यह है कि ना रिसर्च करते हैं ना होमवर्क करते हैं। इतना बड़ा झूठ आप नेशनल चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं कि ये रेगुलराइजेशन हम भाजपा के लोग लेके आए हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि 2016 में अभी तो आपने बोला था साहब, मलिन बस्तियों को रेगुलराइज करने के लिए 2016 में माननीय हरीश रावत जी ने पूरी कमेटी गठित की, जिसके अध्यक्ष के रूप में पूर्व विधायक राजपूत के। आपको कुछ पता ही नहीं है और आप लोग नेशनल चैनल में बात चले आते हैं। आपकी सरकार में 2019 में वोट बैंक के मद्देनजर किसकी सरकार आया हाई कोर्ट का? आपके मामा जी तो अभी टीवी चैनल में कह रहे थे कि आपने इंक्लूजमेंट करा दिया भाजपा नेताओं ने। नाम बताए ना, वो टीवी चैनल में बोल करके बोलते हैं हरीश रावत जी इतने बड़े नेता हैं उत्तराखंड के कि भाजपा के नेता इंक्लूजमेंट कराए। नाम बताए किस नेता ने करवाया? नाम बताते नहीं हो और हल्ला मचाते हो। टीवी चैनल में बैठ करके पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोले और आप उनको जस्टिफाई करो। कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो? और कौन लेके आया एक्ट, मलिन बस्तियों का एक्ट? कौन, किसकी सरकार लेके आई? अभी अपनी पूरी डिबेट सुन लीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। ये डिबेटिंग स्किल्स नहीं कहलाए जाते हैं जो आप एक तरफा बात कर रहे हैं। चलिए मैं दूसरे पैनलिस्ट को मौका देती हूँ। ये सर्टिफिकेट बांटने वाला शो नहीं है। जल्दी से जुनैद हारिस, यहाँ पर सियासत थमेगी बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तू मैं, लेकिन ये जो अतिक्रमण में भी मजहबी रंग ढूंढा जाता है, ये कब रुकेगा, कब थमेगा? वाकई बहुत अफसोस की बात है कि बार बार इसमें कहा जा रहा है कि मलिन बस्तियों को बसाने में मुसलमान भी हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि नागरिक हैं, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इससे लेना देना कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, हरीश रावत जी ने अपनी बात में अपने को भी जिम्मेदार ठहराया, कम से कम अपने आप को भी शामिल किया कि नहीं इसमें हम सब शामिल हैं। ये कम से कम हम कह सकते हैं कि इस लायक बात है कि इसे हम कह सकते हैं कि इसका हमें स्वागत करना चाहिए कि अपने को आपको भी अपनी गलती को भी वो मान रहे हैं। लेकिन बहरहाल इन सब चीजों से ऊपर उठ करके हमें सिर्फ और सिर्फ नागरिक के होने की हैसियत से और नागरिकता के हवाले से जो कर्तव्य होता है गवर्नमेंट का, उसके हवाले से सोचने की जरूरत है। हमें इन सब चीजों से ऊपर जब तक हम नहीं उठेंगे, जाहिर सी बात यह देश हित के खिलाफ होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट अजय आलोक जी आपका। नहीं, मेरा पूरा पूर्ण विचार है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बना दिया राज्य सरकार को, रेलवे को। तो राज्य सरकार रेलवे बैठ के उनके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ बैठ के जितने लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाए, जांच करवाए, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम दे। बिल्कुल वक्फ बोर्ड को भी आगे आना चाहिए, सब कोई मिलजुल के इसका सोल्यूशन निकाले। मैंने तो कल भी बोला था कि अचानक 7 दिन में इस ठंड में जाना कहीं से ठीक नहीं है, मानवीय कोण होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि अब इसमें सारी पार्टियों को एक मंच पे आना होगा कि वहां रहने वाले जितने व्यक्ति हैं सबकी वेरिफिकेशन करवाइए कि रोहिंग्या बांग्लादेशी कोई ना बस जाए फिर से। ठीक है, जल्दी से कमेंट सुमैया राणा आपका। जिस बस्ती के बारे में बात हो रही है, घुमा फिरा के आलोक जी रोहिंग्या मुसलमान और रोहिंग्या पे जो ला करके बात को, डिबेट को खत्म करना चाह रहे हैं। ये मसलों का हल नहीं है। आप ये जांच पूछ करिए, पड़ताल पूछ करिए, जो बाहर का हो उसको निकाल के खड़ा करिए। लेकिन आप लोग प्लीज देखिए, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। मैं इसमें ये कहना चाह रही हूँ, आप लोग जो मुद्दों से भटका के और लोगों के अंदर क्या चीजें पैदा करना समर्थन में है ना, जो मैंने बोला उसके समर्थन में आप है ना। देश बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ, बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ। मैंने जो बोला उसके समर्थन में आप है ना। समर्थन में है, आप किस समर्थन में है? मतलब अगर वहाँ से मलिन बस्तियों को वापस बसाया जाएगा तो इस शर्त पे बसाया जाएगा कि वहाँ से पहले कुछ लोगों को बाहर निकाला जाएगा। इसका मतलब क्या निकलता है आपका?
प्लीज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए, आप एक विश्लेषक हैं, फिर आप आपका खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा होता है। मैंने कहा रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए, तो इसमें आपको दिक्कत क्यों होती है? मुझे नहीं समझ में आता। ऐसी बात करिए इस प्लेटफॉर्म पे आके कि लगे कि कुछ विश्लेषण किया है आपने। प्लीज एक ग्रुप की बात मत करिए। भैया विश्लेषण ही कर रहा हूं मैं देश के लिए कह रहा हूं कि अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे तो उनकी पहचान कर लीजिए। अब तो आपको सबको जांच पड़ताल करनी है ना। राज्य सरकार को जब पार्टी बनाया तो राज्य सरकार जांच करके ही ना जमीन देगी या मकान बनवाएगी। रिहेबिलिटेशन कैसे होगा? तो उसी में मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकार से फिर ये चूक ना हो जाए कि किसी बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई मकान देके बसा दे। तो इसमें गलत क्या है? ये देश हित में नहीं है। जल्दी से कमेंट जुनैद हारिस यहाँ पर ये वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वेरिफिकेशन बसते वक्त, आते वक्त, जाते वक्त, किसी भी वक्त हो, मैं समझता हूं कहीं पर भी कोई गलत नहीं है। लेकिन संजीदा हो सरकारें और वक्फ की जमीनों को भी आजाद कराएं और सरकार की जो जमीन उनको भी आजाद कर इसमें सीरियस होकर के और जनता के लिए काम करें। इसका स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और जो कब्जा है, अवैध कब्जा है और अतिक्रमण है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए, जिसका जिक्र आज देश के सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर से किया है।